पिछले 30-40 साल, उससे पहले भी ये मुस्तकिल बजट की एक्सरसाइज होती है, उसमें बड़े डिस्कशन होते हैं। हर दफ़ा कुछ नए टैक्सेस लगते हैं, पुराने टैक्सेस हट जाते हैं और नई नए रेट्स आ जाते हैं। तो ये बड़ा डिस्कशन होता रहता है और इसको हम समझते हैं कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज है। जबकि जो इकोनॉमिक्स का जो बानी तस्वुर होता है एडम स्मिथ, उसने जो टैक्सेशन, सही टैक्सेशन लगाने के जो 2 प्रिंसिपल दिए हैं, वो एक प्रिंसिपल तो जस्टिस है कि जी जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसकी जो यानी जिसके पास जितने पैसे हैं उस लिहाज से टैक्स लगाया जाए। दूसरा उसने जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई है वो सर्टेनिटी और कंटिन्यूटी है कि एक चीज को कंटिन्यू रखें। अगर आप बार बार पता नहीं होगा लोगों को देना है नहीं देना, कंटिन्यू नहीं होगी, तो उससे उस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और हम इस कंटिन्यूटी को और सर्टेनिटी को जो है वो मुस्तकिल मतलब उस पर अमल नहीं कर रहे होते। हर साल हम चेंजेस करते हैं और उसका नुकसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चीजों के ऊपर ज्यादा होता है। तो उसका बल्कि ये ख्याल था कि जी कंटिन्यूटी और सर्टेनिटी जो है वो इवन जस्टिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक थोड़ा सा खराब टैक्स होगा, हो सकता है जस्टिफाई उतना ना कर रहा हो, लेकिन वो कंटिन्यूअसली अगर लग रहा होगा तो वो मुआशरे के ऊपर अच्छे असरात पैदा कर देता है वो। और एक बड़ा मशहूर स्पेशलिस्ट है, टैक्स स्पेशलिस्ट, उसने कहा कि जी हर नया टैक्स जो है ना वो ड्यूबियस है, यानी उसमें उसमें खराबी का इम्कान है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी उसके अंदर। और हर पुराना टैक्स जो है वो अच्छा है। तो जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए वो नहीं है। उस तरह हम बार बार टैक्सेस को चेंज कर रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं कि बड़ी हमारी कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज है। उसके बाद हमने जो है वो बजट 21-22 को ब्रीफली डिस्कस किया है। इसमें जो है वो जो टैक्सेशन में दो तीन किस्म के मेजर टैक्सेशन होते हैं। और उसमें एक तो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ये होता है कि जिसकी जितनी इनकम है और जिसकी जितनी वेल्थ है उसके ऊपर उस लिहाज से टैक्स लगाया जाए। इस वक्त वेल्थ पे टैक्सेशन दुनिया में नहीं है। ज्यादातर जो टैक्सेशन है वो इनकम टैक्सेस के ऊपर है। और इनकम टैक्सेस के ऊपर जो है वो अच्छा टैक्स को समझा जाता है कि जो जरा प्रोग्रेसिव टैक्स हो, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए टैक्स का रेट भी बढ़ता जाए। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि हाई रेट के ऊपर तकरीबन 35% टैक्स है और नीचे 4-5 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि इनकम की कैपेसिटी आपकी ज्यादा है, ज्यादा कमा रहे हैं तो आप ज्यादा टैक्स दें। यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, वहां पे सैलरीज के अंदर, कनाडा, यूरोप, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहां पे सैलरी क्लास और वो तकरीबन 50% तक की भी टैक्स दे रही है। यानी आप 50% जो कमाएं 50% टैक्स देते हैं। और 20वीं सदी के अंदर जब अमेरिका खासा ज्यादा ग्रो कर रहा था दूसरी जंग अजीम के बाद, तो उनका हाई मार्जिनल टैक्स इवन 80-90% तक था। यानी अगर आप एक हद से ज्यादा कमाएंगे तो आपको 80-90% गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का वो है जो समझाता है अच्छा। लेकिन बहरहाल जो ज्यादा अच्छा समझा जाता है वो ये कि वेल्थ टैक्स वो दुनिया में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल है पहले बहुत थोड़ा बहुत था, वो भी खत्म कर दिया गया है। फिर जो दूसरा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वो ये होता है कि जी आप हर जो चीज आप खरीदेंगे उसके ऊपर आपको लगेगा। हमारे यहाँ जीएसटी है, यूरोप के अंदर वैट है। इस टैक्स को खराब इसलिए समझा जाता है कि ये टैक्स जो है वो इसमें मसला ये होता है कि इसमें अगर आप गरीब कोई चीज खरीदेगा उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। एक साबुन खरीदते हैं तो उसे भी 18-17-18% देना पड़ रहा है, अमीर को भी उतना ही देना पड़ रहा है। हालांकि गरीब की जो है वो इनकम उसकी उसके उसके खर्चे उसके ज्यादा हैं इनकम के मुकाबले में, फिर भी उसको हर टैक्स, इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि इसका नुकसान ज्यादा हो रहा होता है, गरीब को ओवरहेड कर रहा होता है। और ये इसको आप जैसे वो नहीं कह सकते कि ये मतलब जस्टिफाइड है, क्योंकि आप गरीब इसके पास कुछ पैसे भी नहीं, उससे भी आप टैक्स ले रहे हैं। अब आप पाकिस्तान का टैक्सेशन अगर आप ये देखें कि अमाउंट इन जो लिखा हुआ है ना, क्या कहते हैं, एक साइड के ऊपर, इसमें आप देखें कि इनडायरेक्ट टैक्स मैंने रेड इसीलिए किया है कि इससे तकरीबन हम 36% इनकम ले रहे हैं। और इस इनकम को में गरीब अमीर सब बराबर दे रहे हैं। अब कोई भी आप साबुन खरीदे, कोई और चीज खरीदे, हर चीज के ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। टेलीकॉम सर्विसेज हैं, उस पर गरीब आदमी कॉल करता है उसे भी 17-18% देना पड़ेगा, अमीर करता है उसे भी करना पड़ेगा। तो इतना यानी इसका वो नहीं है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। लेकिन आप देखिए कि इससे तकरीबन 36% जो है वो पाकिस्तान के अंदर कलेक्शन हो रही है। टोटल अगर हम टोटल रेवेन्यू पाकिस्तान का 100% पे करें 7.9 ट्रिलियन, तो उसमें से तकरीबन 2.8 ट्रिलियन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से जमा हो रहा है, जो कि खराब टैक्स है। और ये बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि आप अमीर लोग जो डायरेक्ट टैक्सेशन गवर्नमेंट जमा नहीं कर पा रही, तो इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा जमा हो रहा है। उसके बाद अब ये देखिए नॉन टैक्स रिसीट, इसको भी मैंने रेड किया हुआ था।
इसलिए कि इसके अंदर भी जो है पेट्रोलियम लेवी है, इसके अंदर जो एक और इनकम है वो स्टेट बैंक जब जो गवर्नमेंट के जो है वो डिफेंस सर्टिफिकेट वगैरह खरीदता है, सर्टिफिकेट खरीदता है, तो उसकी जो इनकम होती है उसमें आती है। तो पेट्रोलियम लेवी भी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की तरह है कि जी जो भी जितना पेट्रोल आएगा उस पर आप लेवी लगा देंगे, उसको भी पास ऑन ही हो जाती है वो, तो इसलिए इसको भी मैंने रेड किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम टोटल टैक्स रेवेन्यू के बाद देखें हम 7.9 ट्रिलियन है तकरीबन। उसके बाद हम लोन लेके अपने खर्चे पूरे करते हैं, जितना भी इंटरेस्ट हम पे करते हैं तकरीबन उसके लिए फर्दर लोन लिए जाते हैं। तो ये लोन जो होता है ये क्या होता है, डोमेस्टिक लोन्स का मतलब ये होता है कि आप गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो कर्जे ले रही है, कर्जे लेने के अगर बैंकों के पास पैसे नहीं है तो स्टेट बैंक और नोट छापने पड़ते हैं, तो इससे भी महंगाई में इजाफा होता है। और इसके नतीजे में ये भी जो है वो एक लिहाज से इनडायरेक्ट टैक्स की तरह की चीज़ ही है, क्योंकि जब महंगाई में इजाफा होगा तो गरीब ज़्यादा उससे अफेक्टेड होंगे, उनकी इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही और लेकिन उस पर उनके जो है वो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, फॉरेन लोन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ये फॉरेन लोन इसलिए होते हैं कि आपके अगर अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो आपको फिर लोन लेने पड़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आज से 2 साल पहले ज़्यादा ख़राब पोजीशन थी, क्योंकि आपका जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट हर महीने तकरीबन हमें 2 बिलियन के लोन लेने पड़ते थे। अब ये इन्होंने जब डॉलर को थोड़ा सा रुपए को डिप्रिशिएट हुआ तो उसके बाद आप हमारी इंपोर्ट थोड़ी कम हुई, रेमिटेंसेस बढ़ गई, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि थोड़ा करंट अकाउंट बैलेंस ठीक हुआ है। तो उससे ये कि फॉरेन लोन्स निस्बतन कम ले रहे हैं 2 साल पहले जितने ले रहे थे। यानी आप सोचें कि 2 साल पहले हम पाकिस्तान के लोन थे 95 बिलियन 2018 में, और हर महीने 2 बिलियन के हिसाब से बढ़ रहे थे। तो उस लिहाज से आज 3 साल के बाद 2021 में ये तकरीबन 170 बिलियन के आसपास होने चाहिए थे, लेकिन इस वक्त तकरीबन 116 बिलियन पे हैं। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते तो हैं कि भाई रुपया गिर गया तो बड़ा नुकसान हो रहा है, खराब हो रहा है। रुपए के गिरने का शुरू में कुछ महंगाई होती है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, फिर आप लोकली चीजें बनाते हैं और एक्सपोर्ट आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। बाहर से लोग रेमिटेंसेस ज्यादा करते हैं क्योंकि उनके खानदान को ज्यादा पैसे मिल रहे होते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमें पेट्रोल सस्ता मिले, तो पेट्रोल सस्ता मिलने का मतलब ये गवर्नमेंट पेट्रोल सस्ता रखती है। इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले में तकरीबन आधी कीमत है पेट्रोल की, लेकिन ये कि उसका नुकसान ये हो रहा था कि फिर आप पेट्रोल ज्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और ज्यादा इंपोर्ट करने का मतलब ये कि फॉरेन कर्जे आपके बढ़ने होते हैं। तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप चीजें को थोड़ा सा महंगा होने दें और या आप लोन्स में चले जाएं। तो हमें ये मतलब जनरली लोगों को ये समझ नहीं होती कि अगर आप फॉरेन इंपोर्ट चीजें आप सस्ती करेंगे तो उसका लॉन्ग टर्म आपको नुकसान होता है। तो आप ये देखिए कि इसमें जो फॉरेन लो ये जो नीचे का पोर्शन है ये महंगाई पैदा कर रहा है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये महंगाई है, नॉन टैक्स सीट जो है जो पेट्रोलियम लेवी चीवी ने ये हैं। तो ज्यादातर आपका टैक्स जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। जो 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 मेजर टैक्स है, जैसे आप कहते हैं कि यानी वो अपनी कैपेसिटी के लिहाज से लगाया जा रहा है, वो डायरेक्ट टैक्स है जो तकरीबन 28% है टोटल टैक्स का। इसमें से जो बड़ा पोर्शन है तकरीबन 60-70% जो है वो बड़ी कंपनीज दे रही हैं, और तकरीबन आप समझेंगे 250 से 300 बिलियन तक इंडिविजुअल लोग दे रहे हैं, जिसमें से आधा सैलरी क्लास दे रही है तकरीबन 140-150 बिलियन, और इतना ही तकरीबन जो है वो बिजनेस क्लास दे रही है। तो जो जो मेजर पोर्शन है वो इसमें भी बड़ी कंपनीज का इनकम टैक्स है। अच्छा, इसमें जो एक इशू है वो ये कि इनडायरेक्ट टैक्स भी हमारे यहाँ बड़ा एक थोड़ी सी मसले वाली बात ये है कि जी हम बिजनेस के ऊपर तो तकरीबन हाई रेट 35% है, सैलरी के ऊपर भी बहुत हाई रेट जिनका होता है उनका 30-35% पे चला जाता है। लेकिन जो 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 ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा कोई रियल काम नहीं कर रहे, उन पे गवर्नमेंट ने कम टैक्स रखा हुआ है, जिसकी मैंने आपको 2-3 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। पहली मिसाल एक ये है कि जब स्टॉक एक्सचेंज में हम शेयर्स खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसकी इनकम पे सिर्फ 15% टैक्स है, और 15% भी वो कम करके गवर्नमेंट ने 12.5 कर दिया है। और अगर आप उन शेयर्स को 1 साल अपने पास रखेंगे तो 25% कम हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता 4 साल रखें तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप रेंट सीकिंग कहते हैं, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में से रेंट सीकिंग कहते हैं कि आप कोई काम नहीं कर रहे, ना आप बिजनेस कर रहे हैं, ना आप कोई मुलाजमत कर रहे हैं, आप बैठे बैठे जो है वो पैसे कमा रहे हैं। और इस तरह के काम पे गवर्नमेंट ज्यादा वो कर रही है, जो कि बड़ी गलत बात है कि एक सैलरी क्लास वाले को टैक्स देना पड़ रहा है या बिजनेस वाले को टैक्स देना पड़ रहा है, मगर जो बंदा बैठ के सिर्फ उसने शेयर्स खरीदनी है उसकी इनकम पे उस तरह से टैक्स नहीं है। इसकी एक और मिसाल जो है वो क्या कहते हैं, बैंकों के जो आप में डिपॉजिट रखते हैं उस पे भी जो है वो टैक्स का रेट जो है वो तकरीबन 15% है। हालांकि बहुत ज्यादा भी आपका डिपॉजिट रखा हो तो 15% ज्यादा नहीं जाता। तो ये भी एक रेंट सीकिंग की मिसाल है। और जो तीसरी बड़ी मिसाल है जो जिसमें सबसे ज्यादा लोग वो रियल एस्टेट के अंदर है कि रियल एस्टेट में लोग जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो खासा कम है।
और वो भी यानी 12.5% है तकरीबन, और वो भी जो है ग्रेजुअली अगर आपने एक साल एक प्लॉट रखा है तो 25% कम हो जाएगा, 3-4 साल आप रख लें तो जीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बड़ा आसान केस है, किसी के पास पैसे हो तो वो एक प्लॉट खरीदे, 3-4 सालों में वो उसको पैसे डबल हो जाए और वो जाके बेच दे, और उस पर कोई रूल के लिहाज से कोई टैक्स नहीं। एक तो ये है ना कि आपने कोई चोरी कर ली, जैसे आप अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं उसमें आपने कोई गड़बड़ करके टैक्स कम दिया। एक ये कि रूल ही गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया हुआ है रेंट सीकिंग के लिए कि जी आपने अगर प्लॉट खरीदे हुए उस पर टैक्स का रेट कम है, हालांकि तो इवन डायरेक्ट टैक्स जिसको हम थोड़ा जस्टिफाइड समझते हैं वो भी पाकिस्तान में ज्यादा अनजस्टिफाइड है, क्योंकि आप जो लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो सैलरी उन पर फिर भी टैक्सेस हैं, जो लोग बैठ के कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम है, खासतौर पर रियल एस्टेट के ऊपर। और दूसरा मैंने आपको शेयर्स की एग्जांपल दी, इसे आप रेंट सीकिंग की एक तरीके, रेंट सीकिंग जो मैंने आपको बताया था, रेंट सीकिंग क्या है कि आप कोई काम नहीं कर रहे, आपने सिर्फ अपने एसेट को यूज करके आप कमा रहे हैं। रेंट सीकिंग की मिसाल एक सूद कमाना भी होता है कि आपने पैसे कहीं दे दिए और बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो ये रेंट सीकिंग जो है वो इसको डिस्करेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन हमारा जो एक वाहिद टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, उसके अंदर भी खासी ज्यादा मसले हैं। उसके बाद अब हमने राइट हैंड साइड जो अमाउंट आउट में हमने डिस्कस किया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जाता है तकरीबन। फिर डेट सर्विसिंग आप देखें कि हमारे कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि जितना हम डेट सर्विसिंग करते हैं उतना ही हमें हमें लोन और लेने पड़ते हैं। इसे आप डेट ट्रैप कहते हैं कि जी आप अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते, तो आपको इवन कर्जों की सर्विस जो होती है, जो उस पर सूद होता है, उसको अदा करने के लिए और कर्जे लेने पड़ते हैं। इसलिए पाकिस्तान में हर साल जो है कर्जों का लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब और ये इतना बढ़ गया, देखें आप 3 ट्रिलियन तक का जो है वो कर्जा जो है वो पाकिस्तान पे है। अच्छा, ये 3 ट्रिलियन का जो कर्जा है, जो कर्जा नहीं, जो डेट सर्विसिंग है, इसमें ज्यादातर दो किस्म के डेट्स होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि फॉरेन लोन होते हैं, उस पे जो है डेट मेरा ख्याल है इसका तकरीबन 10% होगा, 300 बिलियन के आसपास। जो लोकल डेट्स हैं, लोकल डेट्स क्या होते हैं कि हम और आप जो हैं और बहुत सारे लोग जो हैं बैंकों में पैसे रखवा देते हैं, वो बैंक जाके गवर्नमेंट को लोन दे देते हैं, उनके सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। तो वो जो जो ये लोकल डेट होता है, और गवर्नमेंट बाद वक्त अपने सर्टिफिकेट डायरेक्टली भी इशू कर देता है, लोग सर्टिफिकेट्स खरीद लेते हैं। तो तकरीबन पाकिस्तान पे जो लोकल डेट है वो 25 ट्रिलियन के आसपास है। उसमें से तकरीबन 16 ट्रिलियन जो है वो बैंकों का है, और बाकी 8-9 ट्रिलियन जो है वो लोगों ने डायरेक्टली खरीदा हुआ है। उस पर तकरीबन आप समझे 2.5 से 3 ट्रिलियन तक के डेट सर्विसिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा इशू है कि इसके अंदर जो डेट सर्विसिंग है वो उसके लिए आपको फर्दर कर्जे लेने पड़ रहे हैं बार, और उसका कोई मतलब कहने का फायदा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट हाई किए हुए हैं, तकरीबन 7% पॉलिसी रेट है, उसकी वजह से ये रेट भी ज़्यादा है। अगर आप रेट कम करेंगे तो ये डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने डिफेंस पे कोई बात कर ली थी, फेडरल गवर्नमेंट के खर्चों पे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये होता है कि जी आप जो आप डेवलप कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उसको, तो ये एक अच्छी चीज़ है ज़ाहिर है उसको, लेकिन आप देखिए उस पर खर्चा हमारा खासा कम है। डेट सर्विसिंग पे हम 3 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 ट्रिलियन से भी कम है। उसके बाद जो आखिर में जो अगर हम देख रहे हैं कि ये सोशल प्रोटेक्शन, जो गरीब है पाकिस्तान में, उसमें गवर्नमेंट बात तो कर रही है कि हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका 3% है। जो पहले 100 बिलियन को अगर थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन ये इंतहाई नाकाफी है, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 6 से 7 करोड़ लोग हैं कि जिनके पास बुनियादी चीज़ें नहीं है अवेलेबल, जो ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ें, खाना पीना, उनके बहुत चीज़ें नहीं है ना, उनके पास एजुकेशन है ना, उनके बच्चों के पास जो है वो कोई सेहत की सहूलियात उस तरह से कर तो रही है गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है। तो उस पर गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बहुत कम है। तो ये गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि भाई इस एरिया में जब आप खर्च करेंगे तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। यानी अगर आप इतने ज़्यादा गरीब लोग होंगे तो फिर पाकिस्तान ना माशी तौर पे तरक्की कर सकता है, ना माशती तौर पे भी ज़ाहिर है माशरा एक अनस्टेबल होगा। तो ये पोजीशन है कि ऑल्दो कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, मगर उसका सिर्फ 3% जो है वो इस वक्त बजट का गरीबों के लिए उस तरह से जा रहा है डायरेक्ट, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके नतीजे में मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब इतनी गुर्बत होती है तो उसमें मसला क्या होता है। उसमें मसला ये होता है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि जो माशी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पा रही होती, ना वो चीज़ें खरीद पा रहे होते हैं, ना वो किसी माशी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। तो पाकिस्तान में हम ये कहते हैं कि जी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने कहा कि जी 4% ग्रोथ हो गई, तो जी बड़ी अच्छी बात हो गई। अपोजिशन कहने लगी कि नहीं भाई, ग्रोथ 4% नहीं है तो 2% के आसपास है। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 35% लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ें खरीद ही नहीं पा रहे। जब खरीदेंगे नहीं तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जिसे आप ग्रोथ जिसकी ग्रोथ को देख रहे होते हैं, वो 35% डेफिशिएंट हो गई। जब तक वो खरीदेंगे नहीं तो क्या होगा, लोग कंपनीज और जो बिजनेसेस हैं वो बनाएंगे नहीं, वो चीज़ें बेच नहीं पाएंगे। जब वो बेचेंगे नहीं तो मुलाजमतें नहीं दे पाएंगे, तो पूरा आपका साइकिल ही खराब है।
यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऊपर जाने के लिए जरूरी, सबसे जरूरी जो बात है वो जो लॉर्ड मैनियर्ड कीज ने कही है कि जी आपकी डिमांड सही होनी चाहिए। अगर आपकी चीजें लोग खरीद रहे होंगे तो आपकी इकोनॉमी चलती रहेगी। अगर आपके 35% लोग ऐसे हैं तो जो खरीद ही नहीं पा रहे तो इकोनॉमी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये तो एक मसला इकोनॉमी का है। फिर उसके बाद उन लोगों का क्या हाल है कि वो, उन लोगों का हाल ये है कि एक तो ये कि उनके पास जाहिर है उनके पास बेसिक सहूलियात नहीं है, उनके बच्चों के पास खाने पीने को नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत है। ये तो खैर वो लोग हैं, बाकी लोग उसके ऊपर के लोग भी जो हैं वो भी इनसिक्योर हैं, उनको लगता है कि उनकी जॉब चली जाए, कुछ हो जाए तो वो बड़े मसले में आ जाएंगे। बहुत से लोग डेट के अंदर मौजूद हैं, उनके कर्जे वो ले लेते हैं। कोई किसी बच्ची की शादी हुई, बच्चे की कर्जा ले लिया, वो फिर एक मुसीबत में आ गए। एक फिर उसका उन पे स्ट्रेस बहुत होता है। मतलब जाहिर है कि एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें उनको लग रहा है किसी वक्त भी यानी उनकी चीजें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनका महीने का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो स्ट्रेस के अंदर। और वो फिर एक बात हम कर रहे हैं कि प्रिकैरिटी, जो इंग्लिश में वर्ड है ना, जैसे बेचारगी की हालत होती है कि मतलब आप समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और तो ये उन लोगों की हालत है, इस वजह से कि हम उस तरह से उन पर खर्च नहीं कर पा रहे। ये कहना कि जी, मैंने आपको पीछे उसमें दिखाया कि ये कहना कि जी हम इन लोगों का ख्याल नहीं कर सकते और ये जो इतनी गुर्बत है ये कोई इसलिए है कि पाकिस्तान में चीजें पैदा नहीं हो रही, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पॉलिसी चॉइस है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ 3% जो है उन लोगों पर खर्च कर रही है। डेट सर्विसिंग पे वो इतना खर्च कर रही है, वो डिफेंस पे भी खर्च कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी उन्होंने इतनी बड़ी बनाई हुई है, उस पर भी खर्च हो रहा है। लेकिन गरीबों पे आप सिर्फ 3% खर्च कर रहे हैं, तो जाहिर है अगर आप इस 3% को बढ़ा के 30% कर दें, जो गवर्नमेंट का काम है, तो बेसिकली आप गुर्बत दूर कर सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी चॉइस है। ये नहीं है कि जी आप क्या है कि हमारे पास चीजें नहीं है। गुर्बत जो है वो पॉलिसी चॉइस होती है कि जी आप, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम अमीरों को पे टैक्स नहीं लगा सकते या वो टैक्स दे नहीं रहे, और गरीबों का हम उस तरह से ख्याल नहीं कर सकते। ये नहीं है कि चीजें नहीं बन रही। पाकिस्तान में गेहूं भी पैदा हो रहा है, चावल भी पैदा हो रहा है। अगर आप चाहें तो लोगों की सही टैक्स लगा के ये पूरा सिस्टम जो है वो ठीक किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद अब मैं बताना ही चाह रहा था कि जो जो वो ये कि ये हमारे जो भी ये सोशल मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका हल क्या है। इनका हल मैं फिर आपको ये बताऊंगा। इनका हल ये है कि जी कि आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट के लेवल पे आप ज़कात का सिस्टम नाफिज करें। मैंने आपको बताया था कि सबसे खराब टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स भी अच्छा हो वो होता है कि जो इनकम के ऊपर लगे, जो ज्यादा इनकम, लेकिन उससे बेहतर ये होता है कि वेल्थ के ऊपर लगाएं। क्योंकि वेल्थ में जिससे पे लगाएंगे तो वेल्थ का फायदा ये होगा कि आप अमीर से डायरेक्टली गरीब को दे रहे होंगे। तो जो इसका सोल्यूशन है कि ये कि ज़कात का सिस्टम आप नाफिज करें स्टेट लेवल के ऊपर। और इस ज़कात के सिस्टम में आपको गवर्नमेंट को सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये नहीं कि किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बल्कि जितने आपके पास तकरीबन 7 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ फैमिलीज हैं, हर बंदे की बेसिक्स जो जरूरियात हैं वो सब पूरी होनी है। तो यानी ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी 2 लोगों को दे दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। अगर हम इंडिविजुअली ये काम करते हैं तो फिर यही होता है कि किसी को दे दिया, किसी को नहीं मिला। यही गुर्बत का हाल होता है पाकिस्तान में। तो इतना जबरदस्त सिस्टम है इस्लाम के पास कि जी आप अमीरों से लें और गरीबों को दें, उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पा रहे। और अगर हम ये अमल करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो लोग जब उनके पास पैसे आएंगे वो खरीदेंगे। जब वो खरीदेंगे तो आपकी इकोनॉमी चलनी शुरू होगी, लोग ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, एक अच्छा साइकिल शुरू होगा। लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या होंगे कि ना वो कोई काम कर पा रहे हैं, ना वो कोई चीजें खरीद पा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात जो मैंने आपको लिखी थी कि ये जो इसका जो यानी जो ये जो ज़कात का सिस्टम है, इसके हवाले से जो मगरबी दुनिया के अंदर जो है वो इसका करीब तरीन इम्प्लीमेंट तो सारा नहीं है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी को आप कह सकते हैं कि करीब तरीन उसका उसका वो है। और इस सोशल सिक्योरिटी में हर किस्म के इकोनॉमिस्टों उसको सपोर्ट करते हैं। जनरली दो किस्म के इकोनॉमिस्ट होते हैं। एक वो कहते हैं कि जी यानी गवर्नमेंट का काम नहीं है सारा काम करना, मार्केट को खुद डील करना चाहिए। वो भी कहते हैं कि बेसिक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए सब लोगों के लिए। वो लोग के जो कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्टिवली काम करना चाहिए, उसके अपने इदारे होने चाहिए और वो पूरा सिस्टम चलाना चाहिए, वो तो फिर सोशल सिक्योरिटी की बात कर ही रहे होते हैं। वो तो एजुकेशन, सेहत, हर चीज पे कहते हैं कि जी गवर्नमेंट को इदारे कायम करने चाहिए। तो ये अच्छी बात है। ऑल्दो कि ये सिस्टम नाफिज नहीं है, लेकिन इस पे हर तरह से सपोर्ट मौजूद है और हर किस्म के लोग इसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। चाहे वो हो के जो प्रोग्रेसिव हो, चाहे रिलीजियस। अगर हम रिलीजियसली देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमसे क्या सवाल होगा। हम छोटी छोटी बातों पे लगे रहते हैं, लेकिन हमसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या होगा कि आपके पास इतने 1/3 के बराबर लोग थे जो जिनके पास खाने पीने को नहीं था, उनके लिए आपने क्या किया। तो अगर आप अखलाकी तौर पे देखें तो भी हम पे सबसे ज्यादा यही सवाल होगा। और अगर हम माशी तौर पे इकोनॉमिकली ऊपर जाना चाहते हैं तो भी यही हाल है। तो ये हल ऐसा है कि जिसमें हर तरफ से सपोर्ट मिल सकती है लोगों की, और ये हल पाकिस्तान को माशी, माशती और इखलाकी हर लिहाज से ऊपर ले जा सकता है।
अच्छा, अब इसकी बेसिक थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका पोटेंशियल कितना है। तो अभी हम बात ये कर रहे थे पहले कि जी इकोनॉमिक सिस्टम, अब हम ज़कात के उस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि ज़कात का पोटेंशियल कितना है, कितना क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये 2.5% जो वेल्थ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तकरीबन जीडीपी 47 ट्रिलियन है जीडीपी, ये जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो नॉर्मली वेल्थ टू जीडीपी रेशियो जो होता है ना, वो 4 to 5 टाइम्स होता है। तो पाकिस्तान पे अगर अगर 200 ट्रिलियन की जो है वो टोटल वेल्थ है, तो उसमें से तकरीबन आप समझें कि 10, 15, 20% जो लोग होते हैं अमीर, उनके पास ज्यादातर दौलत जमा होती है। तो सेफली आप 2.5% टैक्स अगर आप वेल्थ पे लगा ज़कात लें तो आप 2500 बिलियन रुपए जमा कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है। इस बड़ी रकम से आप तकरीबन हर गरीब फैमिली को, जो 1 करोड़ पाकिस्तान में गरीब फैमिली है, हर फैमिली को साल में 2 लाख रुपए दे सकते हैं। और ये जाहिर है ये रकम उनके बच्चों की तालीम, उनकी सेहत और उनकी बाकी चीज़ों में इनकलाब पैदा कर सकती है। और जाहिर है इससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यानी उस तरह नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप अमीर से लेके गरीब को दे रहे होंगे, तो कोई इतनी वो भी नहीं होगा कि जी यानी टैक्स देना मुश्किल भी उस तरह से नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप वेल्थ के ऊपर ले। फिर ज़कात जो है वो 3 किस्म के एसेट्स के ऊपर होती है। एक वो एसेट्स के जो अपने पास अपने रखे हुए हैं, उन पे आपको 2.5% देनी है। एक वो के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आपके फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो उनकी प्रोडक्शन के ऊपर उशर है। और जो उशर है वो हमारे यानी इसको अगर हम जीएसटी से मिलाएं, तो हम हर किसी की प्रोडक्शन के ऊपर पाकिस्तान में तकरीबन 17% टैक्स ले रहे हैं। लेकिन वो 17% टैक्स जो है वो कितना जमा हो रहा है, वो 2, 2.25 ट्रिलियन जो है जमा होता है, क्योंकि उसमें इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट हो जाती है। बहुत सारा जो नेट अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को कम मिल रहा होता है, और साथ साथ उसमें 5 सूबे, 4 सूबे, सेंट्रल, कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा है कि इसकी इनवॉइस वहां एडजस्ट हो रही है, उसकी इनवॉइस वहां एडजस्ट हो रही है। तो जो टोटल जो रकम जमा होती है वो 2, 2.25 ट्रिलियन होती है। अगर आप सिर्फ 5% उशर जो है ना, जो जो अगर लगाएं, क्योंकि दो किस्म के उशर दो होते हैं। उशर जो है 10% होता है, जहाँ लेबर नहीं लग रही होती है, बारिश के पानी से चीजें हो रही होती हैं। और एक वो है कि जहाँ पे आपकी लेबर खर्च हो रही है, जहाँ पे आपकी कॉस्ट खर्च हो रही है, वहाँ 5% है। तो अगर आप 5% उशर लगाएं, तो आप जितना सेल्स टैक्स जमा कर रहे हैं उतना सेल्स उतने अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जमा कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो महंगाई में इजाफा करता है, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अमीर, ये आप प्रोडक्शन में लेके गरीबों को ही देंगे, तो उनकी उनकी को महंगाई से इंसुलेट कर देंगे। क्योंकि अगर ये महंगाई बढ़ती है तो उनकी रकम भी बढ़ जाएगी हर प्रोडक्शन के ऊपर। और बड़ा स्क्रीन सिस्टम होगा कि आप 5% जो है वो हर प्रोडक्ट पे जो है जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस पर आप लें, और ये आप गरीबों को दे दें। तो ये अनदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप गरीबों को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये इससे तकरीबन अगर हम 47 ट्रिलियन के ऊपर 5% उछल देखें, तो हम 2350 बिलियन रुपए जो है जमा कर सकते हैं। तीसरा जो पाकिस्तान में बड़ा मसला है, वो जो हमने पहले देखा कि हमारा इंटरेस्ट हमें बहुत देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट जो है वो 2 किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, एक लोकल लोन्स पे होता है, एक फॉरेन लोन्स पे होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 जो लोन है वो लोकल लोन है। उनपे तकरीबन जो हमारी डेट सर्विसिंग होती है 90% उन्हीं पे होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बैंकों से कर्जा लेती है, बैंक सर्टिफिकेट लेती है और सर्टिफिकेट इशू करती है, और उस पर जो है वो डिपॉजिटर्स को पैसे जमा करा देती है। और वो जमा कराने के लिए में यानी बैंक्स उसमें कमाते हैं, बैंक्स के खातेदार कमाते हैं बड़े, और गवर्नमेंट जो है वो उसमें आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे ही फिर नहीं रहते उनको देने के लिए। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। यानी तकरीबन पहले तो खैर ये कोरोना से पहले तो उन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया 13% पे, लेकिन अभी भी 7% पे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका, यूरोप, जापान, यहाँ पे तकरीबन 0% पे टैक्स आ गया, रेट आ गया है। यानी उनका सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी रेट रखा है वो 0% रखा हुआ है। तो ऑल्दो के उनके कर्जे, जापान के कर्जे जीडीपी का तकरीबन 300 टाइम्स है, हमारे कर्जे 100, 80, 90 टाइम्स होंगे, लेकिन उनका इंटरेस्ट कॉस्ट उनकी नहीं आती। तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा जरूरी है कि जी वो अपना इंटरेस्ट रेट को कम करे, क्योंकि अगर आप डिपॉजिटर्स को पैसे दे रहे हैं या बैंकों को पैसे दे रहे हैं, तो ये रेंट सीकिंग अगेन हो रही है कि बैठे बैठे आपने पैसे रखवा दिए, उस पर आपको पैसे मिल रहे हैं। तो अगर जो है वो अगर आप उनको रेट कम करेंगे तो वो पैसे बिजनेस में लगेंगे, उससे बिजनेस भी ग्रो होगा। तो जो अगर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को अगर आप कम करें 7 से 6% पे करें, तो गवर्नमेंट को तकरीबन 200 बिलियन रुपए बच जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, और जिस तरह से और कंट्रीज में जो है वो इंटरेस्ट 0 पे आ गया है, वो उस पे लेके आए, ताकि ये पैसे जो है वो किसी अच्छे काम पे खर्च किए जा सकें। और यानी इसमें से आप गरीबों पे खर्च कर सकते हैं, इसमें से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 बड़े नुकात हैं। पहली बात ये कि आप वेल्थ पे टैक्स करें,
और अगर आप वेल्थ पे टैक्स करके जो है वेल्थ पे लेते हैं तो इंडिविजुअल लोग अभी भी सिर्फ 200-300 बिलियन रुपए दे रहे हैं। मैंने बताया ना 200-300 बिलियन दे रहे हैं, तो अगर अगर 300 बिलियन आप खत्म कर दें उसकी जगह वेल्थ पे ले लें तो आप उससे 10 गुना ज्यादा रकम जमा कर सकते हैं और उससे हर फैमिली को अच्छे पैसे मिल सकते हैं। फिर आप जीएसटी जो आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उसको खत्म करके आप उछल लगाएं तो उतने पैसे जमा करेंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आप गरीब के लिए लेंगे, वो इसके लिए नहीं लेंगे कि महंगाई उससे इजाफा हो रहा है, उससे आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, उससे आप दूसरे काम कर रहे हैं, इस काम के लिए नहीं होगा। वो अमीर से दिया जाएगा, गरीब को दिया जाएगा। और तीसरा जो हमारा पॉलिसी होनी चाहिए वो ये कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स स्टेट बैंक ने 7% रखे हुए हैं पूरी दुनिया से बढ़ा के, उसको ग्रेजुअली कम करके उसको जीरो के करीब लेके आए, जीरो पे लेके आए, ताकि ये जो इतनी बड़ी रकम इंटरेस्ट में गवर्नमेंट दे रही है, और किनको दे रही है, ये दे किनको रही है, बैंकों को दे रही है और बैंकों के डिपॉजिटर्स को दे रही है। तो वो बैठे बैठे पैसे रखवाते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। अगर ये पैसे उनको ये नहीं होगा कि वो बैंकों के पास पैसे नहीं रखवाएंगे, इसलिए कि जब गवर्नमेंट ने जब 13% इंटरेस्ट रेट था उस वक्त बैंकों के डिपॉजिट थे 15 ट्रिलियन। आज इंटरेस्ट रेट 7% है मगर डिपॉजिट्स बढ़ के 18-19 ट्रिलियन हो गए। ये लोगों के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है कि बैंकों के अलावा कहीं रखवाएंगे पैसे, बैंक के पास रखवाएंगे। आप इंटरेस्ट रेट कम करें तो उससे ये है कि आप बड़े पैसे बचा के अच्छे कामों में उसको लगा सकते हैं। चौथी चीज ये है कि जो हमारा जो मसला है वो ये कि बेशुमार लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। जब ये 1930 में जब वो हुआ था, क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक न्यू डील प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने 13-14 मिलियन लोगों को जॉब दी थी। उससे उन्होंने रोडें बनवाई, पार्क्स बनवाए, बेशुमार काम करवाए। तो अगर आप जिन लोगों को ज़कात से पैसे दें, जिनको आप उशर से पैसे दें, जिनको आप पक्की जगहों से पैसे दें, अगर उनके पास जॉब ना हो तो आप उनसे काम करवाएं। अजीबोगरीब हमारा सिस्टम है कि एक साइड पे करोड़ों लोग, 1 करोड़ लोग, यानी 1 करोड़ तो नहीं मैं कहूँगा, 40-50 लाख लोग बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है करने को। और एक तरफ इतने काम पड़े हुए हैं, वो काम दरख्त लगाने से लेके तो रोडें बनाने से लेके, तो अजीब फाइनेंशियल सिस्टम है ये कि एक साइड पे लोग बेकार बैठे हुए हैं, एक तरफ काम जो है वो है वो भी नहीं हो पा रहे। तो अगर आप उन लोगों को जो बेकार बैठे हैं उनको कामों पे लगा दें तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इस लिहाज से ठीक नहीं है कि हम बार बार कहते हैं कि यहाँ पैसे नहीं है देने के लिए। तो पैसे तो आपके पास हैं, अगर आप अमीरों से लें तो पैसे दे सकते हैं, कुछ नहीं है तो आप नोट छाप के भी दे सकते हैं। लेकिन उस सूरत में ये होगा कि वो जो यानी लोग जो बेचारे बेकार बैठे हुए हैं उनको काम भी मिलेगा और उससे जो है वो मुल्क तरक्की भी करेगा, और साथ साथ जब आप उनको पैसे देंगे तो उनकी पूरी फैमिलीज खुद भी ऊपर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल व्यू मैंने कहा था बजट का कि हम बेकार चीजों में लगे हुए होते हैं। हमें हमें रेडिकल बात या मेन बात करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए।